हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, हाउ टू राइट प्रेसी। प्रेसी कैसे लिखी जाए, इस पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, नाम नहीं लूँगा कि किसमें बैंक पीओ के मेंस में भी पूछी जाती है, जुडिशरी के तमाम एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में प्रेसी लिखना पूछा जाता है। कई बार लोगों ने ये पूछा कि प्रेसी क्यों लिखवाते हैं। जैसे जुडिशरी के एग्ज़ाम हो तो लोग कहते हैं कि हमसे प्रेसी लिखवाने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि जुडिशरी की ज़रूरत क्यों। ठीक, तो जुडिशरी वाई प्रेसी राइटिंग इज नेसेसरी इन जुडिशरी। ठीक है, तो पहला सवाल यही, और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत है प्रेसी राइटिंग की। इसके पहले प्रेसी क्या होती है, ठीक है ना। प्रेसी क्या होती है? प्रेसी होती है कंसाइज फॉर्म। जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका एक कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म क्या चीज़ होती है? कंसाइज फॉर्म का मतलब होता है कोई चीज़ इतना बड़ा है उसको इतना छोटा कर दिया जाए। अच्छा, छोटा तो कर दिया जाए लेकिन उसका एसेंस ना ख़त्म होने पाए, इस तरह का होता है। ठीक है, तो एसेंस को जिंदा रखते हुए किसी भी मैटर को कंसाइज फॉर्म में उसके संक्षिप्त रूप में कर देना। तो कंसाइज फॉर्म का मतलब क्या हुआ? उसका संक्षिप्त रूप। ठीक, ये हो गया उसका संक्षिप्त रूप। अब ये संक्षिप्त रूप कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बात आती है कि संक्षिप्त रूप या किसी भी चीज़ के कंसाइज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आप एक जज बनने जा रहे हैं। ठीक है, मान के लें, हमारी तो आशा है कि आप जज बन ही जाएं, और मेरी शुभकामनाएं भी आप सब लोगों के साथ हैं कि आप जज ही बन जाएं। ठीक है, अच्छा, या आप पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जल्दी से बैंक मैनेजर बन जाएं। हमें भी लोन लेना होगा तो कभी काम आएगा। ठीक है, पहचान लीजिएगा। तो मान लीजिए जिस भी पर्पज़ से आप प्रेसी लिख रहे हैं, क्यों ज़रूरत है। मान लीजिए एक बैंक का मैनेजर है जो पीओ है, या एक जज है। ठीक, तो क्या एक जज के पास इतनी फुर्सत होती है कि वो 3 पेज का मैटर पढ़ेगा? 3 पेज का मैटर तो नहीं पढ़ेगा। जज को फैसला लिखना होता है, 8 पेज का फैसला है, तो जज क्या बहुत एक्सप्लेन करके डिटेल में एग्जाम्पल दे करके उसको फैसले को लिखेगा? नहीं। जज क्या करता है? फैसले को कंसाइज फॉर्म में लिख देता है, उसके बाद टाइप होने के लिए जाता है तो वहाँ वो बढ़ा के एक्सप्लेन करके लिखा जाएगा। तो जज की ज़रूरत है, एक जज की ज़रूरत है कि किसी भी मैटर को कंसाइज फॉर्म में लिखें। एक पीओ को ज़रूरत है कि मैटर को कंसाइज फॉर्म में लिखे, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए ज़रूरत है प्रेसी की। जिन्होंने ये पूछा था कि प्रेसी की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमसे प्रेसी लिखवाई जाती है, तो प्रेसी इसलिए लिखवाई जाती है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एक जज हो, एक बैंक मैनेजर हो, तो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो 4 पन्ने लिखे, वो थोड़े से में लिख के फुर्सत पाएगा। एक कारण तो ये था जज लिखवाए जाने का। तो ये क्या है? क्यों का मतलब क्या है? क्यों का मतलब हुआ नीड ऑफ अ जज। ये क्या है? नीड ऑफ अ जज, या फिर नीड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है भाई, प्रेसी इसलिए लिखाई जाती है। तो ये तो बात थी क्यों की। ठीक है, ये ज़रूरत की। अब बात आती है कि हमें प्रेसी लिखते समय क्या करना है। प्रेसी क्या है हम समझ गए, किसी भी चीज़ का कंसाइज फॉर्म है। प्रेसी के कितने भाग होंगे, प्रेसी की क्या साइज़ होगी, इन सब चीज़ों पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेसी। प्रेसी के कितने पार्ट्स होने जा रहे हैं। ठीक है, होने क्या जा रहे हैं हम थोड़ी ना करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रेसी, अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये होते ही हैं भाई। पार्ट्स ऑफ प्रेसी क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्रेसी, ये हो गया 2 पार्ट हो गई। एक क्या हो गया और दूसरा क्या है? प्रेसी का पहला पार्ट होता है टाइटल। ठीक, ध्यान रखिएगा। टाइटल, अगर 15 नंबर की पेशी है, अगर 15 मार्क्स की है तो समझ लीजिए 1/3 की करीब यही हो जाएगी। मतलब 5 मार्क्स का टाइटल होगा और 10 मार्क्स की प्रेसी आपको लिखनी होगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है।
अगर मान लीजिए 50 मार्क्स की है तो 10 मार्क्स का टाइटल हो सकता है, या ये जरूरी 1/3 मैंने कह दिया। जनरली यही होता है। डस्टर गिर रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाते समय सब होता रहता है। तो टाइटल और प्रेसी में करीबन यही होता है कि 1/3 में ये रखते हैं और 2/3 मार्क्स में ये रखते हैं। हालांकि हर एग्जाम्स का अपना अपना सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए, टाइटल हो गया और टाइटल के बाद क्या हो गई, प्रेसी हो गई। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब टाइटल दो भाग हो गए आपके हिस्से में, इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके अलग मार्क्स होते हैं, सबका अपना अपना। अगर आप प्रेसी ना लिख पाए, केवल टाइटल लिख दे तो टाइटल के हिस्से का मार्क्स मिल जाएगा। टाइटल ना लिख पाए, प्रेसी बना दे तो उसके हिस्से का मार्क मिलेगा। प्रेसी आप कितनी भी अच्छी करेंगे तो टाइटल के हिस्से के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और टाइटल कितनी भी अच्छी लिखेंगे प्रेसी के हिस्से के मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे। दोनों का अलग अलग हिस्सा है, दोनों अपनी अपनी जगह पर काम करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग कि हाउ टू राइट टाइटल। सबसे पहले हमें टाइटल कैसे लिखना है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। टाइटल कैसे लिखेंगे, चलिए। टाइटल क्या होता है, ये एक बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी चीज़ में। टाइटल की क्या होती है, बड़ी अहम भूमिका होती है। क्या है ये टाइटल, क्या है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि टाइटल क्या है। टाइटल है, जैसे देखिए, टाइटल को आप समझ लीजिए एक साइन बोर्ड है। क्या है टाइटल, एक साइन बोर्ड समझिए इसको, ठीक। या फिर आप टाइटल को समझ सकते हैं कि ये एक की होल है। टाइटल साइन बोर्ड ना समझिए तो क्या समझिए इसको, की होल है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे है, ठीक है। मान लीजिए, सपोज करिए, थोड़ी देर के लिए धीमे धीमे इत्मीनान से पढ़िए, जल्दी ही आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप धैर्य के साथ बातें सुनते रहिए। ये आया आपका एक मकान जैसा लग रहा है। मान लीजिए कि ये दुकान है, ठीक है, मकान नहीं, इसको आप दुकान समझिएगा। अब दुकान बहुत अच्छे से ड्रा नहीं कर पाऊंगा मैं। और ये शटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये शटर लगा हुआ है और ये दुकान है। यहाँ पे खिड़की, चलिए खिड़की बना दे रहे हैं एक, ठीक है, ये हो गया। अब ये दरवाज़ा है यहाँ पर, ये यहाँ से शटर लगा हुआ है, दरवाजे की कोई बात नहीं, ये शटर लगा हुआ। अब आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये अब आपको हम बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, ऐसे ही समझ जाइए। ये आप देख रहे हैं दुकान को, अब दुकान पे ऐसे ही शटर बंद है, कुछ लिखा उखा नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की दुकान है, या इस दुकान के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? आपको अंदाज़ा लगेगा? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। अब अगर इसी दुकान के बाहर लिखा हो बाटा, क्या लिखा है, बाटा, दुकान के बाहर बाटा, इतना बस केवल लिखा, कुछ नहीं, BATA ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ खड़े होके उसको देख लीजिए, बाटा लिखा दिख गया दरवाजे के ऊपर। यू गॉट एवरीथिंग, व्हाट इज द सीन इनसाइड द शॉप, शॉप के अंदर क्या सीन है सब समझ में आ गया। ढेर सारे रैक बने होंगे, उसमें बहुत सारे जूते रखे होंगे, सैंडलें रखी होंगी वगैरह वगैरह, अंदर का पूरा सीन आपको समझ में आ गया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ बाटा ना लिखा हो, बाटा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है रेमंड्स, ठीक, बाटा ना लिख के रेमंड्स लिखा हो, बस ये पढ़ते ही, रेमंड्स पढ़ते ही अंदर का सारा नज़ारा आपको समझ में आ जाता है। रेमंड्स भी ना लिखा हो, अगर यहाँ लिखा हो टाइटन, ठीक, अगर यहाँ पे टाइटन लिखा है तो भी आपको अंदर का पूरा नज़ारा समझ में आ गया। ये अंदर घड़ियों का शोरूम है, इनके अंदर टाइटन की घड़ियाँ लगी होंगी। हो गई ना बात क्लियर? चलिए, एक चीज़ तो ये होती है, टाइटल यही वाला काम करती है। जो अब साइन बोर्ड देखे, बाहर साइन बोर्ड देखते ही अंदर का पूरा नज़ारा आपको समझ में आ गया। जस्ट सेम इज द फंक्शन ऑफ अ टाइटल, टाइटल का यही फंक्शन होता है। टाइटल पढ़िए और उस पैसेज के भीतर क्या है, पूरी की पूरी बात खुल के आपके सामने आ जाती है। आप समझ लीजिए कि वो नब्ज है, नब्ज आपने पकड़ ली, टाइटल पकड़ ली, नब्ज पकड़ ली, अंदर क्या लिखा होगा सब पता चल जाएगा। की होल मैंने क्यों लिखा था इसको, जैसे ये की होल होता है, ये मान लीजिए किसी के घर के सामने खड़े हैं। अब होता क्या है कि मान लो कुछ खटपट में, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, आप
क्या करें, की होल जो लगा होता है उसी में से झांक के देखते हैं तो अंदर का बहुत कुछ दिख जाता है। कमरा कैसा है, ड्राइंग रूम है कि बेडरूम है कि बाथरूम है, क्या है, किस तरह का कमरा है, की होल से काफ़ी कुछ अंदर का समझ में आ जाता है। तो टाइटल ऐसी होनी चाहिए जो की होल की तरह काम करे या वो साइन बोर्ड की तरह काम करे और पूरा का पूरा मैटर, पैसेज का पूरा पूरा मैटर समझ में आ जाए। दैट इज़ द रोल ऑफ अ टाइटल और दैट इज़ यूनिकनेस ऑफ टाइटल। और आपकी टाइटल यही रोल प्ले करनी चाहिए। जब भी आप टाइटल लिखेंगे तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप टाइटल ढूंढिए और टाइटल ऐसी हो कि पूरे पैसेज की समझ लीजिए आँख हो वो, ठीक है, वहीं से आप सब कुछ दिख जाना चाहिए। चलिए, तो जब आप टाइटल ढूंढेंगे तो टाइटल ढूंढेंगे कैसे, एक एक तरफ से करेंगे ना। पहले हम टाइटल करेंगे फिर प्रेसी करेंगे। तो टाइटल में क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक, टाइटल में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये रहा आपका टाइटल। मैंने बता दिया टाइटल का रोल क्या होगा, एक की होल की तरह, एक साइन बोर्ड की तरह होगा टाइटल। फिर अब अच्छा टाइटल कहाँ मिलेगा, आप ढूंढेंगे कैसे, कहाँ पाएंगे, ठीक है, टाइटल को। तो टाइटल को आप ढूंढिए कहाँ, इसको ढूंढिए इन द फर्स्ट और इन द लास्ट सेंटेंस, इन द फर्स्ट और इन द लास्ट सेंटेंस। आपको अच्छी टाइटल कहाँ मिलेगी, मैं 100% तो नहीं लेकिन 99% केसेस में ये गारंटी लेता हूँ, ये दावा है मेरा, ठीक, कि अब बेबुनियाद दावा भी नहीं है। मैंने कम से कम 200-400 प्रेसी की हैं और 200-400 प्रेसी में से 1-2 प्रेसी ऐसी हुई जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में हमको ना मिला हो टाइटल, वरना मिल जाता है। इसीलिए 99 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 99% केसेज में जो टाइटल है आपको वो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में ही मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है कि जो पैराग्राफ डेवलपिंग की टेक्निक होती है, पैराग्राफ डेवलपिंग ऐसे की जाती है जैसे जस्ट एज एसे डेवलपिंग की तरह पैराग्राफ डेवलपिंग होती है। अब पैराग्राफ डेवलपिंग क्या होता है, ये आपका मान लीजिए पैरा सेंटेंस हो गया, ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये आपका लास्ट सेंटेंस हो गया, ये लास्ट सेंटेंस है। और बीच में क्या होगा, बीच में आइडिया डेवलपमेंट होता है, पूरा का पूरा कॉजेस है, इफेक्ट है, वगैरह वगैरह सब चीज़। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा आपका, इंट्रोडक्शन होगा, ये इंट्रोडक्शन होता है। और लास्ट सेंटेंस आपका क्या होगा, आपने इस पैराग्राफ में जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो आपको जो टॉपिक सेंटेंस होता है, टाइटल का मतलब क्या हुआ, टाइटल मतलब टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस या टॉपिक फ्रेज, जिस विषय पर वो पैसेज है उसका टॉपिक मिल जाएगा आपको यहीं पर। तो पहला सेंटेंस जो इंट्रोडक्शन होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है या फिर कंक्लूजन टॉपिक सेंटेंस होता है। तो आपको टॉपिक से टाइटल मिलेगा और टॉपिक सेंटेंस या तो फर्स्ट सेंटेंस में या तो लास्ट सेंटेंस में होगा, यही टॉपिक होगा। इतना जरूर हो सकता है कि हूबहू ना मिले, आपको लिखा लिखाया टाइटल ना मिले, टाइटल का क्लू यही मिलेगा, ठीक है, लिखा लिखाया पूरा बना बनाया ना मिले, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पैसेज दिया हो आरटीआई पर, ठीक है, एक पूरा पैसेज है आरटीआई पर दिया हुआ, ये आप समझ गए हो तो मैं मिटा दूं, ठीक। ये मैंने क्या लिखा, टाइटल जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस से उठाना है और टॉपिक सेंटेंस किसी पैराग्राफ का फर्स्ट या लास्ट होता है, ठीक है, यही सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है। अब हमें आपको ये बताना है कि सेंटेंस का जो जिसे हमें टॉपिक सेंटेंस मिल गया उससे हमें टाइटल को बनाना कैसे है। हो सकता है रटा रटा बना बनाया ना मिले। जैसे मान लिया आपका एक पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज किस पर है, ये पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है आरटीआई पर, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन पर पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है। अच्छा, अब ये शुरुआत में ओपनिंग सेंटेंस पहले ही सेंटेंस में मिलेगा आरटीआई के बारे में एक वाक्य, या फिर आखिरी वाक्य में आरटीआई के बारे में, दोनों जगह मिल सकता है, या पहले या लास्ट में मिल जाएगा। आपको ये पता चला कि ये पूरा का पूरा पैसेज आरटीआई के बारे में है, तो टाइटल में आपका आ गया आरटीआई, ठीक। लेकिन ये अभी बहुत अच्छी टाइटल नहीं है, पूरा पैसेज आरटीआई के बारे में है, आपने आरटीआई लिख दिया तो ये 100 कवर कर लेगा, पूरा अच्छा नहीं कवर करेगा। अब ये टॉपिक पर आने के बाद इसके कंटेंट पर चले जाइए। आरटीआई टॉपिक हो गया, अब आ जाइए कंटेंट पे। कंटेंट में किस चीज़ को डिस्कस किया गया है,
मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो आरटीआई है वो आज के समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम। जो आरटीआई है उसमें मान लीजिए पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ, मान लीजिए आपका प्रेसी जो है वो 3 पैराग्राफ का है, तो तीनों पैराग्राफ में आरटीआई पहले में भी उसके ज़रूरतों के बारे में डिस्कस किया, दूसरे में भी ज़रूरतों के बारे में, तीसरे में भी ज़रूरतों के बारे में। या पैसेज का जो मेन फोकस है वो आरटीआई की ज़रूरत पर दिया हुआ है। तो जब आप टाइटल डालेंगे आरटीआई और आरटीआई के बाद आप ऐसे लिख देते हैं आरटीआई, आरटीआई के बाद कामा लगाइए और उसके बाद लिखिए आरटीआई नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द टाइम, आरटीआई नीड ऑफ द टाइम। अच्छा, एक बात और मुझे आपसे कहनी है, जो मैंने लिखा है तो इसको लिखते समय आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। एक पॉइंट क्या नज़र आ रहा है कि नीड में एन हमने कैपिटल लिखा है, ऑफ का ओ स्मॉल में लिखा है, द का टी स्मॉल में लिखा है और टाइम का टी कैपिटल में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है याद रखिएगा आप लोग भी कि आर्टिकल अगर है कोई आर्टिकल, वो आपका आर्टिकल नहीं वो ऐसे वाले आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजी के आर्टिकल आ एंड द की बात कर रहा हूँ। अगर आर्टिकल हो या कोई प्रीपोजिशन हो, ठीक है, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो या कोई कंजंक्शन हो, ठीक, अगर ये हो तो इन्हें कैपिटल लेटर मत करिएगा। जब आप आर्टिकल, जब टाइटल लिखिएगा आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को कैपिटल मत करिए। जैसे एंड लिखा है तो एंड को कैपिटल नहीं करना है। आपको जो नाउन मिले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आप कैपिटल में रखिएगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब आप कैपिटल में, आर्टिकल ये सब कैपिटल में ना लिखिए। जैसे ऑफ मैंने स्मॉल में लिखा है, ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है ना। आरटीआई नीड ऑफ द टाइम, अब ऐसे जब बनाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया टाइटल लगता है। इस टाइटल को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइटल। क्या होगी ये? कॉम्प्लेक्स टाइटल, ये होती है कॉम्प्लेक्स टाइटल, इसे कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्यों कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइटल ज़्यादा अच्छी होती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइटल में ये आपको, आप टाइटल दे दिए और इसके अंदर का आप ये मटेरियल दे दिए, तो पूरा, जैसे आप इसी को पढ़ के देख लीजिए, आरटीआई नीड ऑफ द टाइम। आरटीआई, आप आंख मूंद के सोचिए, आरटीआई का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे किस बारे में है। नीड ऑफ द टाइम का मतलब अंदर का मैटर समझ में आ गया कि किस बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, ये हो गया। चलिए, अच्छा, ये मिटाते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइटल ज़्यादा अच्छी होगी, और आजकल तो खैर कॉम्प्लेक्स टाइटल का ही ज़माना है। मेन मुद्दा देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेट की बात हो या तमाम इंटरनेट की सुविधाओं की बात होती है, जैसे कहीं लिखा हो, पूरा पैसेज लिखा है सोशल मीडिया, ठीक, सोशल मीडिया ये लिखा। अब सोशल मीडिया, पूरा पैसेज सोशल मीडिया पर चर्चा में चला गया। सोशल मीडिया के बाद डैश लगा करके आगे बढ़ा के आपने लिख दिया। मान लीजिए पूरे के पूरे पैसेज में सोशल मीडिया की अच्छाई की चर्चा हुई, बुराई की बात नहीं थी। सोशल मीडिया, उसके फायदे, तो आप क्या लिखिए? सोशल मीडिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सोशल मीडिया इट्स बेनिफिट्स, सोशल मीडिया इट्स बेनिफिट्स। अगर नुकसान की बात हुई हो तो यहाँ पे क्या होगा? डिमेरिट्स लिख दीजिए। अगर दोनों बात हुई हो, फायदे नुकसान दोनों की चर्चा की गई हो, तो सोशल मीडिया इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आप ऐसे कर दीजिए, एंड डिमेरिट्स। ये हो गई आपकी शानदार टाइटल, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक, ऐसे बनाइएगा टाइटल। ठीक, कोशिश करिएगा पूरे मैटर को कवर कर लें। तो ये रही टाइटल की बात। अब हम लोग चलते हैं प्रेसी की बात करते हैं। ठीक, टाइटल का मैटर हो गया, अब हम लोग आते हैं प्रेसी के मैटर पर। तो प्रेसी में आपको क्या करना है? चलिए, ये देखिए आपकी क्या हो गई? प्रेसी। प्रेसी में आपको करना क्या है? देखिए, पहली बात तो मैंने बताई कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं और आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप 4 पेज लिखे, बजाय कि आप 1 पेज लिख के काम खत्म कर दीजिए। तो प्रेसी की साइज आपको छोटा करके लिखना है। तो पहला सवाल पैदा होगा कि प्रेसी की साइज क्या हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं होगी, आप सबको पता होगी प्रेसी की साइज क्या होगी। मैं बता दूं अपनी ओर से, प्रेसी की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 1/3 ऑफ द पैसेज।
पैसेज जितने वर्ड्स में लिखा गया होगा उसका 1/3 और उसके बाद प्लस माइनस 5% वर्ड्स, मतलब आप जितना गणित आ रहा है उसमें से 5% कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए 280 वर्ड्स का एक आपके पास पैसेज है। कितना? 280 वर्ड्स का पैसेज है। 280 वर्ड्स के पैसेज में आपको प्रेसी लिखनी है, तो 280 वर्ड का कितना हो गया? 1/3 हो गया 70 वर्ड्स, नहीं 280 मैथ तो कितना हो गया? 270 लिख दें तो हमारा हिसाब किताब सही हो जाए। ठीक है, 270 कर दिया तो हिसाब किताब जो रहा ठीक ठाक हो गया ना। तो मैं थोड़ा हिसाब किताब में गड़बड़ हूँ इसलिए राउंड फिगर में कर रहा था ताकि मेरा हिसाब ठीक ठाक आए। तो 270 वर्ड की प्रेसी है, उसका 1/3 करेंगे तो 90 आएगा। अब 90 का फिर से 5% करिए, 90 का 5% करेंगे तो कितना आएगा? इसका आ जाएगा 4.5 को राउंड फिगर में आप 5 वर्ड्स ले लीजिए, तो 5 वर्ड्स कम या ज़्यादा? तो 5 वर्ड्स कम या ज़्यादा, मतलब 90 में प्लस माइनस 5 तो कितना हो गया? 85 से 95 वर्ड के बीच में अगर आप प्रेसी लिखते हैं, मतलब 270 वर्ड के पैसेज की प्रेसी अगर 85 से 95 वर्ड में जाती है तो ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप 80 से 100 तक हैं तो भी कोई बुराई की बात नहीं होगी, समझ गए? 80 से 100 वर्ड के बीच में रह सकते हैं, लेकिन अगर जब 80 से घटने लगेगा तो वो खराब होगा, तब फिर उसमें नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। और 100 के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि दैट मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू प्रिसाइज अ पैसेज, आप अच्छे से पैसेज को प्रिसाइज करना नहीं जानते हैं। तो ये बात रही किसकी? साइज की, प्रेसी की साइज की। अब बात कर लूं कि वर्ड काउंट की। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। ठीक है, आप थोड़े धैर्य के साथ मेरे साथ जुटे रहें। बात आई वर्ड काउंट की। जब आपने प्रेसी लिखी तो वर्ड काउंट कैसे करेंगे? वर्ड काउंट यह है कि जो कुछ भी आपने लिखा है सब गिना जाएगा। इवन आर्टिकल भी काउंट होगा, आर्टिकल आ, एन, ये सब के सब काउंट होंगे। प्रीपोजिशन ऑफ, टू, इन, एट सब काउंट होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, सब के सब गिने जाएंगे। एक बात आपको और बतानी है, अगर हाइफन वर्ड है, हाइफनेटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? जिनमें हाइफन लगा के जुड़ा हुआ होता है। अगर ऐसा कोई वर्ड है तो उसका काउंट क्या होगा? 1 होगा। हाइफनेटेड वर्ड को कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। तो आप कोशिश करिए, अगर हाइफनेटेड वर्ड लगा सकते हैं तो 2 एक साथ हो जाएगा, इसकी गिनती 1 हो जाएगी। हाइफनेटेड को 1 गिना जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे चलिए देखते हैं। हमें पहला काम क्या करना होगा? जब प्रेसी हम कर रहे होंगे तो पहला काम क्या करना होगा प्रेसी में? देखिए, सबसे पहले आप मेन आइडिया को अंडरलाइन करिए। जब आप पढ़ रहे होंगे प्रेसी को तो काम क्या करेंगे? सबसे पहले रीड द पैसेज। सबसे पहले हमने आप लोगों की मदद के लिए नहीं, अपनी मदद के लिए मेरे सारे पॉइंट्स, हमें क्या क्या किस किस बात पर चर्चा करनी है वो पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे। ठीक है, तो ये आया आपका पहले रीडिंग। हम लेते हैं स्टेप्स। ठीक, प्रेसी हम कितने स्टेप्स में सॉल्व करेंगे? तो स्टेप्स में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हम प्रेसी को बड़े कायदे से पढ़ेंगे। रीड द पैसेज। सबसे पहले क्या करिए? रीड द पैसेज। पैसेज को आपने पढ़ा, एक बात हुई। दूसरा स्टेप क्या होगा? मार्क का मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मार्क द मेन आइडियाज। जो मेन आइडियाज हो पैसेज में उसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, पढ़िए, पढ़ने के बाद मेन आइडियाज को मार्क करिए। जब आप मेन आइडियाज को मार्क कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्या छोड़नी पड़ेंगी? लीव एग्जाम्पल्स। जब मार्क कर रहे हो तो एक भी एग्जाम्पल पर मार्क मत करिएगा, कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम्पल नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या करनी होगी, एक्सप्लेनेशंस, जहां कहीं भी समझाया गया हो, कोई थ्योरी दे दी, कोई प्रिंसिपल दे दिया, उसके बाद उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो जहां भी एक्सप्लेन किया गया हो वो आप अंडरलाइन मत करिएगा, एकदम से छोड़ दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं। और जितना भी रिपीटिशन हो रहा है, ठीक, कहीं भी राइटर ने एक बात कही, कोई बात ऊपर कही, अक्सर देखिए राइटरों की बात होती है, अक्सर होता है राइटर ने कोई बात पहले पैराग्राफ में कही है, थर्ड पैराग्राफ में पता लगा वही बात वो फिर से दोहराने लगते हैं, ठीक है, चौथे पैराग्राफ में फिर वही बात कहने लगते हैं। तो ये राइटरों का काम होता है। तो जब रिपीट करते हैं किसी बात को तो आप रिपीटिशन को बिल्कुल मत करें। जब भी कोई आइडिया रिपीट की गई हो तो उसको आप छोड़ दीजिए, वो अंडरलाइन मत करिए, रिपीटिशन नहीं करना है आपको, ना एग्जाम्पल देना है, ना एक्सप्लेनेशन देना है और ना ही रिपीटिशन। ये आइडियाज को आप क्विट करते हुए आगे बढ़िए। फिर इतना जितना अंडरलाइन हो गया है आपके पैसेज में, जितना भी अंडरलाइन हो गया है उसको क्या करिए आप अपने लिए, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बॉक्सेस बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका कितना या 60 वर्ड में लिखना है, तो आप क्या करिए ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ठीक, ऐसे बॉक्स बनाइए, ये 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, आपने ऐसा बॉक्स बनाया, ये ऐसे 6 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 10 कर दीजिए, ऐसे ऐसे 6 हो गए, ऐसे ऐसे 10 हो गए। अगर 60 वर्ड में लिखना है तो आप लोगों में 60 में आएगा। तो ये जो होता है आप भर जाइए, अपने वर्ड्स लिखते चले जाइए, वर्ड्स लिखते चले जाइए, वर्ड्स लिखते चले जाइए। जैसे अभी हमारा कितना बना है, 6 4 जा 24 का बना है। अगर मैं ये इतना कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 30 का बन जाएगा। मान लीजिए ये हमने 30 का बना दिया। सपोज करिए कि हमको कोई प्रेसी लिखनी थी 30 वर्ड में, हम इसको लिखना शुरू किए और हमारी प्रेसी यहीं आके ख़त्म हो जाती है, इतना हमारा बच गया। जब हमारा इतना बच गया तो क्या करना होगा, हम आइडिया लग जाएगा हमको कि हमें 6-7 वर्ड की और ज़रूरत है, तो हम 6-7 वर्ड कहीं से और ले आएंगे। या मान लीजिए हमारी प्रेसी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक हमारी लिमिट के आगे, लिमिट से 4 वर्ड ज़्यादा हो गया, तो हम पता पा जाएंगे कि हमें 4 वर्ड इसमें से कम करना है। जितना प्रेसी में अंडरलाइन किया है उसको इसमें भर के हमें आइडिया लग जाएगी कि कितना हमें और बढ़ाना है या उसी में से हमें कुछ घटाना है, तो हम फाइनल टच ले लेंगे। एक बात और, जब आपको फुल स्टॉप लगाना हो तो फुल स्टॉप उसी वर्ड में लगाइएगा। जैसे कहीं लिखा टू द मार्केट, टू द मार्केट ये लिखा, अब मार्केट के बाद आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप यहाँ ना लगाइए, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, टू द मार्केट में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से दूसरा लिखना शुरू कर देंगे। भाई फुल स्टॉप के लिए एक कॉलम नहीं जाना है, फुल स्टॉप जहाँ खत्म हो रहा है उसी कॉलम में आपको लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या करना है, जब आपने ये बॉक्सेस को भर के अंदाज़ा लगा लिया कि हमारी प्रेसी में कितने वर्ड्स और ज़्यादा लगाने हैं और कितने वर्ड्स घटाने हैं, तो इसके बाद का हमारा क्या स्टेप होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप होगा रीमॉडलिंग करने का, ठीक है। अगला आ जाइए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी प्रेसी को रीमॉडल करने जा रहे हैं। ये आया रीमॉडलिंग, ये आई प्रेसी की रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में हम क्या करते हैं, रीमॉडलिंग में वर्ड काउंट कम हुआ तो बढ़ाना है और बढ़ा है तो घटाना है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा रीमॉडलिंग करेंगे तो जो फ्रेजेस वगैरह होते हैं उनको छोटा करना होगा। छोटा कैसे करेंगे, इसमें कुछ वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, वर्ड आपको लगाना है वन वर्ड फॉर अ फ्रेज, ठीक है। अगर आपके उसमें जो आपने अंडरलाइन किया था उसमें कोई एक फ्रेज है तो उस फ्रेज के लिए क्या करेंगे, एक वर्ड का इस्तेमाल करिए, फ्रेज की जगह पर एक वर्ड। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा होगा मेक अ लॉन्ग फेस, ठीक, कहीं लिखा है मेक अ लॉन्ग फेस। मेक अ लॉन्ग फेस का मतलब मुंह लटका लेना। मुंह लटकाना आप जानते होंगे ना, मुंह लटकाना क्या होता है, मुंह लटकाना मतलब नाराज हो जाना। तो इसकी जगह पर मेक अ लॉन्ग फेस की जगह पर एक वर्ड लगा दीजिए ना, अन्वय लगा दीजिए, तो उस आपका वर्ड बच गया ना। 1 2 3 4 की जगह पर एक वर्ड लगा, 3 बच गया कि नहीं बच गया। या फिर आप लगा दीजिए ना, कोई इडियम है, इडियम का मतलब आप जानते हैं ना, मुहावरे। वन वर्ड फॉर इडियम, वन वर्ड फॉर
इडियम, कहीं किसी इडियम का यूज किया गया है तो उसकी जगह पे आप क्या करिए, वन वर्ड यूज करिए। फ्रेज इडियम लगभग एक ही बात हो जाती है। मान लीजिए कोई वर्ड लगा हुआ है, जैसे यही है, यही मेक अ लॉन्ग फेस की ही बात कर लो, या कहीं पे लिखा हो अ मैन ऑफ लेटर्स, किसी के लिए लिखा हो कि ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ लेटर्स की जगह पे क्या लिख दीजिए आप, ही वॉज अ स्कॉलर। देखिए एक वर्ड में काम आ गया कि नहीं। तो फ्रेज हो गया, इडियम हो गया, इन सब के लिए एक वर्ड यूज करिए। यहाँ मुहावरे का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पैसेज में मुहावरों का यूज हुआ है तो आप मुहावरों का यूज प्रेसी लिखते समय बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एक गलत तरीका है। अच्छा, आप पूछेंगे कि क्या इससे हमारी प्रेसी गलत हो जाएगी? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं हो जाएगी। अगर आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो करिए, गलत नहीं होगा, वो कोई मतलब उसमें इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, बस आपके वर्ड लिमिट बढ़ जाएंगे, फिर आपको प्रेसी करने में दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा मैटर लिखना होगा, आपके वर्ड्स खत्म हो गए होंगे, तो पता लगा कहीं मेन आइडिया छूट जाएगी, वो नहीं लिख पाएंगे तो धोखा हो जाती है। चलिए, तीसरी बात क्या करना है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब क्या हुआ, वर्ड मतलब यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रयोग करिए, यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे कहीं लिखा हो, मान लीजिए सपोज किया, ऐसे लिखा है कि दे हेल्प्ड, देखिए गलत लिख दिया, एल पता नहीं कहाँ चला गया होता है। दे हेल्प्ड द चिल्ड्रन, दे हेल्प्ड द चिल्ड्रन whose parents had died, whose parents had died in the disaster, in the disaster, ये लिखा। अब ये लिखा तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बदले आप लिख सकते हैं दे हेल्प्ड द ऑर्फन चिल्ड्रन, या ऑर्फन्स लिख दीजिए, चिल्ड्रन भी लिखने की जरूरत नहीं है। दे हेल्प्ड द ऑर्फन्स। अब ये ऑर्फन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने अनाथों की मदद की। ऊपर क्या लिखा था, उन्होंने उन बच्चों की मदद की जिनके माँ बाप इस डिजास्टर में मर गए थे, बस बात खत्म हुई। तो उसके लिए क्या ऑर्फन्स लगा दिया, हमारा एक लाइन बच गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया, इसी को कहते हैं, यही है समझदारी। उसके बाद आप एब्रेविएशन का यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस की मिक्सिंग कर सकते हैं। 3 बातें हो गई। चौथी बात कैसे छोटा करेंगे, अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो चौथा आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े वर्ड हैं तो उसको क्या कर लीजिए, एब्रेविएशन बना लीजिए, उसको एब्रेविएशन, ठीक है ना। जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो एब्रेविएशन बनाने के लिए, सपोज करिए कहीं लिखा हो कि द फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, लिखा हो द फॉरेस्ट ऑफिसर सेड टू अस, तो ऐसे लिखा था द फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, आगे कुछ लिखा हो तो आप क्या करिए इसको द एफ ओ, ये एफ ओ एक में हो गया ना, 2 वर्ड थे एक में आ गए, तो आप एक कॉलम बच गया कि नहीं बच गया, एक कॉलम की जगह ऐसे ही बच गई। जैसे ऐसे ही मतलब तमाम सारी चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह डीएम लिख दीजिए, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जगह पे एसपी लिख दीजिए, तो थोड़ा छोटा हो जाता है। इस तरह का काम कर लीजिए। और क्या करना है, आप मिक्सिंग कर लीजिए, वर्ड्स की मिक्सिंग। अगर आपको मान लीजिए कि जब आप बॉक्स में प्रेसी भरे थे तो बॉक्स में प्रेसी करने के बाद पता लगा कि आपको 4 वर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, उन 4 वर्ड्स को घटाना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कहीं लिखा हो कि दे डिड नॉट लाइक द आइडिया, ऐसे लिखा दे डिड नॉट लाइक द आइडिया। अब ये डिड नॉट लाइक के बदले आप चाहे तो ऐसे लिख देना दे डिसलाइक्ड द आइडिया। तो डिड नॉट लाइक के बदले में ये 3 वर्ड था, 3 वर्ड के बदले में क्या आ गया, 1 वर्ड आ गया। नॉट सेटिस्फाइड की जगह अनसेटिस्फाइड लगा दीजिए, नॉट लिटरेट की जगह इलिटरेट लगा दीजिए, नॉट लीगल या अगेंस्ट लॉ की जगह आप इलीगल लगा दीजिए। तो ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं, इस तरह से वर्ड्स छोटे हो जा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई राइटर, 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट आपको क्या करना है, देखिए ये 6ठा पॉइंट क्या करेंगे। जैसे राइटर की आदत क्या होती है,
राइटर थोड़ी देर के लिए उत्तर तरफ जाएगा, उत्तर से फिर वो किधर पूरब मुड़ जाएगा। तो ये राइटर उत्तर जाके पूरब जा रहा है, एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से सीधे इधर चल दीजिए, सीधा बात को सीधा कहिए ना, 2 वाक्यों में मत कहिए, आप एक वाक्य में पूरी बात क्या डालिए। ये हो गया आपका तरीका। इस तरह से भी आप बचा सकते हैं अपने टाइम को भी और अपने वर्ड लिमिट को भी। कम वर्ड्स में आप ज़्यादा बातें कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको कुछ डोंट्स पर ध्यान रखना होगा। क्या काम आपको नहीं करना है। इतना पढ़ने के बाद अब आइए हमारी ओर से एक बात और पढ़ लीजिए, कुछ डोंट्स की बात करनी है। अब ये डोंट्स कौन कौन से हैं। क्या काम बिल्कुल मत करिएगा आप, नो कन्वर्सेशन या डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहला, डोंट यूज कन्वर्सेशन। आप कन्वर्सेशन वाली स्टाइल में, या आप कहिए कि डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच में बात नहीं करेंगे। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप प्रेसी लिख रहे हैं तो प्रेसी में आप डायरेक्ट स्पीच का यूज नहीं करेंगे, कन्वर्सेशन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। किस में रहेंगे आप, इनडायरेक्ट में। आपको रहना किस में है, देखिए जब मैं ब्लू से लिखूंगा तो वो आपको आपके लिए है। ठीक है, रिमेन इनडायरेक्ट। आपको क्या रहना है, हमेशा इनडायरेक्ट में लिखना है। आप डायरेक्ट में कभी इन्वर्टेड कॉमा लगा के तो आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, डोंट यूज आई वी यू। आई वी और यू का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आई वी यू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट में आ गए, आमने सामने आप खुद हो गए। आप इस प्रेसी में, इस पैसेज में जो कैरेक्टर्स हैं आप उनमें से कोई नहीं है। आप कैरेक्टर मत बनिएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा यूज ही, सी, इट और दे, आप ये यूज करिएगा। आई वी यू का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा, वरना गलती हो जाएगी, धोखा हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आप एग्जाम्पल, और एक और तो नीचे लाइन आ ही सकती है, चलिए, डोंट गिव एग्जाम्पल्स। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देना है, डोंट गिव एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस, कहीं भी आप एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जहां भी लिखा हो सच एज, लाइक, छोड़ दीजिए वहीं से, वो आपको लिखना नहीं है। केवल बात कहनी है, मेन मुद्दा कहना है, एग्जाम्पल वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और आगे है चौथे पॉइंट पे, क्या काम नहीं करना है, इसके लिए चौथा पॉइंट देखिए। चौथा डोंट क्या है, एग्जाम्पल नहीं देना। और चौथा डोंट है नो रिपीटिशन। थोड़ी देर पहले भी मैंने इस तरह की बात की थी कि राइटर कभी कभी शुरुआत में कोई बात कहता है, उसी बात को दूसरे शब्दों में, जैसे कभी कभी ये लोग कहते हैं ना मीन टू से या इन अदर वर्ड्स, जैसे ही कहा इन्होंने इन अदर वर्ड्स, वहीं से छोड़ दीजिए। इन अदर वर्ड्स का मतलब हुआ कि ये बात पहले कही जा चुकी है, फिर दोहराना हमको नहीं है, एक इन अदर वर्ड्स छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, डोंट कॉपी पेस्ट। क्या नहीं करना आपको, डोंट कॉपी पेस्ट। आप पैसेज में से कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करिएगा। और मुझे पता है आप लोगों की ये आदत है, आप लोग कॉपी पेस्ट करते जरूर हैं, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। ये मत सोचिएगा यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और कॉपी करके हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको चेंज करिए, आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। आप मतलब ये हुआ कि यूज योर ओन सेंटेंस, यूज योर ओन वर्ड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, बल्कि क्या करिएगा, यूज योर ओन सेंटेंस, यूज योर ओन सेंटेंस। आप राइटर के वर्ड्स मत चुराइए, कीवर्ड को छोड़ करके, ठीक है ना, समझ में आया। नॉट द वर्ड्स ऑफ राइटर, ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं छठवां पॉइंट, नॉट द वर्ड्स ऑफ राइटर, नॉट द वर्ड्स ऑफ राइटर। आप राइटर के वर्ड्स मत चुराइए, बस एक बात की छूट है, एक्सेप्ट कीवर्ड्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट कीवर्ड्स।
ठीक, जो कीवर्ड्स होंगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि पूरा राइटर को ही कॉपी करके पेस्ट कर दे, ये गलत हो जाएगा, फिर आपने प्रेसी की ही कहाँ भाई। फिर आगे इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स का यूज नहीं करना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। इडियम्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करिएगा। चलिए लिख दे रहा हूँ एक बार और, नो इडियम, फ्रेज या प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेज या प्रोवर्ब का यूज बिल्कुल ना करें। और एक बात, नन ऑफ योर ओन आइडिया, सबसे बड़ी बात, नन ऑफ योर ओन आइडिया, आप अपनी राय नहीं देंगे। आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन जितना पैसेज में लिखा है उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। नन ऑफ योर ओन आइडिया, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिएगा जरा। नन ऑफ योर ओन आइडिया, आप इसमें अपनी आइडिया मत डालिएगा। पैसेज में जो बात नहीं कही गई है वो आप इंसर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। नो मैटर कितनी रिलीवेंट है, नो मैटर आप कितने विद्वान हैं, ये सब मैटर नहीं करता। बस ध्यान रखिएगा कि आप अपनी आइडिया, अपनी राय पैसेज में इंटर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि यू डोंट एग्जिस्ट। एक बात में मैं कह दे रहा हूं, 100 बात की एक बात, यू डोंट एग्जिस्ट, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप है ही नहीं। राइटर ने जो कहा बस सिर्फ आप उतना जानते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंट बिगिन विद, कुछ ऐसी चीजें होती हैं लिखते समय मन करता है थोड़ी स्टाइल में ले आए, तो ध्यान रखिएगा। डोंट बिगिन विद, जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग लिखते हैं राइटर वांट्स टू से। अब आप क्यों कह रहे हैं राइटर वांट्स टू से, या द पैसेज ओपन्स दैट या मीन्स दैट, ठीक है। तो जब कहीं ऐसे आप शुरू करेंगे द राइटर वांट्स टू से, नहीं भैया, द राइटर वांट्स टू से दैट, ये सब ना लगाइए। दैट के बाद जो लिखना था ना, ये सब काटिए। दैट के बाद जो लिखना था सीधे मुद्दे पर आना है, मतलब कम टू द पॉइंट। डोंट मेक बैकग्राउंड, कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे टू द पॉइंट, एकदम मुंह पे खरी खरी मारनी है। उसके लिए भूमिका नहीं बनानी है कि राइटर का मत है कि, या पैसेज में यह विचार व्यक्त किया गया है कि नो द आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट, ये सब कुछ नहीं लगाना है। समझ में आ गई? शुरुआत की भूमिका ना बनाइए। अब ऑर्डर ऑफ आइडिया क्या होगा, ठीक है। अगली बात क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ आइडिया। जो आप ऑर्डर ऑफ आइडियाज, जो पैसेज में विचार आपने छांट के निकाले हैं, जो भी आपको 10, 12, 8 मिले हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा। जो पैसेज में विचारों का क्रम रखा गया है वो कैसे रखे जाएंगे। आपने छांट लिया, फिर अपने मन से विचार सेट कर लिए, ऐसे नहीं होगा। होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो आइडियाज का क्रम होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज। आप अपने मन से नहीं, अगर पैसेज में कारण पहले बताया गया परिणाम बाद में, तो आप भी कारण पहले परिणाम बाद में। जिस मुद्दे की चर्चा पैसेज में पहले है, आप भी उस मुद्दे की चर्चा पहले करेंगे। जो विचारों को रखने का क्रम है वो मत बिगाड़िएगा, वो राइटर वाला ही रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा, मतलब कि एक 3 लाइन के पैराग्राफ को ये करके दिखाऊंगा कि कैसे इस 3 लाइन के पैराग्राफ को कैसे छोटा कर लेते, ठीक। तो ये एक छोटा सा 4 लाइन में लिखा है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए कैसे छोटा करना है। वी डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ द वैकेंट पीस ऑफ लैंड। देखिए, वी डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ, देखिए मेक यूज ऑफ, इसके बदले में आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं। मेक यूज ऑफ की जगह क्या यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। द वैकेंट पीस ऑफ लैंड, द वैकेंट पीस ऑफ लैंड के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, प्लॉट यूज कर लीजिए। दैट हैड बीन इन द फैमिली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दैट हैड बीन इन द फैमिली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, ओल्ड फैमिली प्लॉट, इसके लिए इतना ले लीजिए।
अच्छा, वी एग्रीड दैट, ये छोड़ना है। वी शुड हैव टू गेट समवन, मतलब क्या हुआ, वी शुड हैव टू गेट समवन हु ड्रॉज अप सम प्लान फॉर अस। अब देखिए 3 पार्ट में निकाल लिया हमने इसको। हैव टू गेट समवन, हैव टू गेट को छोड़िए, हैव टू, हाँ हैव टू गेट समवन से ले लीजिए, हैव टू गेट समवन हु ड्रॉज अ प्लान। अब ये किसके लिए हम लोग क्या यूज कर दें, एक वर्ड यूज कर देते, आर्किटेक्ट। देखिए हमारी स्पेलिंग आर्किटेक्ट, ये इसके लिए हो गया, तीसरे वाले के लिए। अच्छा, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया ओल्ड दैट हैड बीन इन द फैमिली, तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ओल्ड फैमिली प्लॉट। ये हो गया दूसरे नंबर का, ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का, 2 नंबर पूरा ले लेते हैं ना। ये 2 नंबर में द वैकेंट पीस ऑफ लैंड दैट हैड बीन इन द फैमिली, ये पूरा का पूरा 2 नंबर में आ गया। तो पहले के लिए हम इतने बड़े वर्ड के लिए यूटिलाइज लिख दें, ये यूटिलाइज हो गया। दूसरे के लिए क्या लगा सकते हैं, द ओल्ड फैमिली प्लॉट, ओल्ड मतलब बहुत दिन से है, फैमिली प्लॉट परिवार का है, वैकेंट पीस ऑफ लैंड प्लॉट कर दिया द ओल्ड फैमिली प्लॉट, ये छोटा हो गया। तीसरे में क्या लगा दिया, समवन, समवन के इतने पूरे के लिए तो हम आर्किटेक्ट लगा दिए ना, बात खत्म हो गई यहाँ पे, ये आर्किटेक्ट लगा दिया। अब यही अगर हमें लिखना होता, इसी की प्रेसी बना के मुझे लिखना होता, तो मैं क्या करता, देखिए आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगी ना कि ये काम कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे करते हैं। चलिए हम कहते कि देखिए मैंने अभी कहा था वी वगैरह नहीं यूज करना है, हमको ध्यान रखिएगा, वी नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है दे। वी की जगह वी नहीं, आई वी यू मैंने मना किया था। दे डिसाइडेड टू यूटिलाइज, they decided to utilize their old family plot, their old family plot, उन्होंने डिसाइड किया कि अपना ओल्ड फैमिली प्लॉट यूज कर लेंगे। 2 लाइन हो गई, ये 2 लाइन तक इतने में आ गया। तो दे एग्रीड दैट, ये हमें लिखना पड़ेगा, तो दे एग्रीड दैट, वो इस बात से सहमत हुए सब के सब लोग, दे एग्रीड दैट वी शुड, तो नहीं वी की जगह क्या हो गया, दे शुड गेट समवन, तो मतलब क्या हुआ, दे शुड एम्प्लॉय एन आर्किटेक्ट, पूरा इतने में आ गया, दे शुड एम्प्लॉय एन आर्किटेक्ट, हो गया काम। अब अगर को आपको गिन के बताऊं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, कुल कितने वर्ड थे यहाँ पे थे 38 वर्ड्स। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी कितने में हो गया, 16 वर्ड में हो गया। देख लीजिए 38 को 16 में कर दिया, ठीक, ये होता है, हमें ऐसे करके इसको छोटा करना है। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ रिपीटेशन होती, एग्जाम्पल होता, कुछ भी फालतू का होता तो हम छोड़ देते, तो हमारा और ढेर सारा बच जाता। तो ये था कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक्स, कुछ समझदारियाँ, कुछ होशियारी कैसे हमें प्रेषी करनी है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, जो जिस तरह से मैं करता था, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपसे शेयर किया, क्या आप करिएगा क्या नहीं करिएगा, किसका क्या मतलब होता है, जितना मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। उम्मीद है इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि हमें प्रेसी कैसे करनी है। तो इसके बाद एक सेट में आप लोगों को 1 या 2 प्रेसी में करा के दूंगा कि मतलब वो पूरी की पूरी प्रेसी उठाऊंगा, पूरा उसमें जैसे मैंने प्रोसेस बताया है, प्रेसी पढ़ना, अंडरलाइन करना, वो बॉक्सेस फिल करना, और उसके बाद कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसकी रीमॉडलिंग करेंगे, ये करके बताऊंगा मैं, लेकिन वो 2-4 दिन लगेगा, 1-2 दिन।
उसकी मैं एक पूरी प्रैक्टिस, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो 1 या 2 प्रेसी आपको दूंगा। मेन ज़्यादा ज़रूरी ये था। तो ठीक है, फिर इसके बाद मिलेंगे प्रैक्टिस वाले सेशन में। उम्मीद है आप लोगों को ये काम आएगा। तो फिर अगली मुलाकात उस समय होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।